तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, दैट क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। ठीक है, देखो क्रिस्टल लैटिस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रूम का फ्लोर और रूम का टाइल्स से। ठीक है, आपका जो रूम का फ्लोर होता है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। और जब हम लोग अपने रूम के फ्लोर में टाइलिंग करवाते हैं तो बहुत सारे टाइल्स का पैकेट क्या होता है, वो उसको हम लोग जोड़ जोड़ करके पूरे रूम का टाइलिंग करवाते हैं, है ना। तो जो हमारा पूरा रूम हो गया उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। और जो एक एक टाइल्स हो गया, एक एक टाइल्स जो हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है वो हमारा एक यूनिट सेल हो गया। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में क्या अंतर है वो पहले समझते हैं। तो पहले क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन, द सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, एक जैसा। तो द सिमेट्रिकल 3D अरेंजमेंट, जब भी हम लोग लैटिस पॉइंट को 3D में अरेंज कर देते हैं तो जो हमारा पिक्चर बनता है उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं? देखो मान लो कि हम एक शेप बना रहे हैं दैट इज क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, जितने भी कोने होते हैं, उनमें ये जो गोल गोल आपको सर्कल की तरह दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो यही सारे लैटिस पॉइंट्स जो है, ये जो सारे आपके गोल गोल लैटिस पॉइंट्स दिख रहे हैं एटम्स की तरह, इनको अगर 3D में हम लोग सजा दें तो जो पिक्चर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा। देखो ये आपको एक क्यूब दिख रहा है, यहाँ भी आपको एक क्यूब दिख रहा है, नीचे भी आपको एक क्यूब दिख रहा है, और यहाँ भी आपको एक क्यूब दिख रहा है ना। फिर से मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। रेड कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर एक आपको क्यूब दिखा, सेम यहाँ पर आपको एक क्यूब दिखा, सेम यहाँ पर एक क्यूब दिखा, सेम आपको यहाँ पर एक क्यूब दिखा, 4 क्यूब दिखा, उधर 4, 8 क्यूब है ना टोटल। तो सोचो ये जो एक एक क्यूब है इसको हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे, और यही सारे यूनिट सेल को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। और ये जो गोल गोल पॉइंट्स है वो लैटिस पॉइंट है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि अगर हम मान लो ये एक डब्बा है, ये मेरा रूम है, ठीक है, इसमें हम टाइलिंग लगा रहे हैं, इस तरीके से मेरा टाइल्स है स्क्वायर वाला, ये टाइल्स मेरा लग रहा है। तो ये जो टाइल्स लग रहा है छोटा छोटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है। पूरा जो पिक्चर है, पूरा जो शेप है उसको क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। 2 चीज़ क्लियर हो गया। और जो कोने कोने में एटम्स रहता है उसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। आई होप 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स क्लियर है। क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं और लैटिस पॉइंट किसको कहते हैं, और इसके साथ यूनिट सेल किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल या लैटिस। कोई भी क्रिस्टल लैटिस मतलब जो 3D शेप बनता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? गुण यानी प्रॉपर्टीज। तो देखो जो क्रिस्टल लैटिस है उसका हर एक पॉइंट को, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। आपको ये हर एक पॉइंट दिख रहा है ना, ये राउंड राउंड जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे। मतलब कोई भी अगर क्रिस्टल लैटिस हो उसके हर एक पॉइंट को, यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, हर एक पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट बोलेंगे। फर्स्ट वन इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इच पॉइंट इन अ लैटिस रिप्रेजेंट्स 1 एटम और आयन। हर एक जो पॉइंट है वो एक एटम को या एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सपोज दैट ये आपका यूनिट क्रिस्टल लैटिस है, तो ये जो हो गया ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लैटिस पॉइंट में आपका एक क्या होगा? एटम होगा या आयन होगा। मान लो NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो Na में आयन क्या होता है? Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो मान लो ये Na प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर Cl माइनस रहेगा। यहाँ पर Na प्लस है, अल्टरनेट रहता है माइनस प्लस, तो यहाँ Cl माइनस रहेगा। यहाँ पर Na प्लस है तो यहाँ Cl माइनस। तो इससे क्या पता चला? व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस फिगर इज दैट ऑल द लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स 1 एटम और 1 आयन। ठीक है, थर्ड पॉइंट्स क्या बोलता है कि जितने भी लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं हमेशा। कभी भी कर्व लाइन, टेढ़ा मेढ़ा लाइन से ज्वाइन नहीं करते, हमेशा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। कैसे?
आप देखो ये पूरा लेटेस्ट पॉइंट है, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, यहाँ ये जो 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों को भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, यहाँ भी स्ट्रेट, तो दे लेटिस पॉइंट्स आर ऑलवेज ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। तो ये क्रिस्टल लेटिस के आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। ध्यान देना आपको, अभी तक आपने जो सीखा वो क्या था। सबसे पहले आपने सीखा क्रिस्टल लेटिस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल लेटिस हम लोग 3D सिमेट्रिकल अरेंजमेंट अगर लेटिस पॉइंट का कर दे तो वो क्रिस्टल लेटिस बनता है। क्रिस्टल लेटिस का सबसे छोटा पार्ट को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं और हर एक पॉइंट को हम लोग लेटिस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा कि हर एक पॉइंट जो है वो एटम को डिनोट करता है और हर एक लेटिस पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, हाँ, और हर एक पॉइंट जो है वो एक एटम या एक आयन को डिनोट करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोई भी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसका 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, 2 मेन गुण होता है, 2 मेन पहचानने का क्राइटेरिया होता है। क्या क्या? एक उसका लेंथ, एक उसका ब्रेथ, एक उसका हाइट, और दूसरा लेंथ और ब्रेथ के बीच में एंगल, ब्रेथ और हाइट के बीच में एंगल, और हाइट और लेंथ के बीच में एंगल, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर आपका जो स्लाइड नंबर 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस लिखा हुआ है, ठीक है। और आपका जो स्लाइड नंबर 3 है वो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब दोनों में क्या अंतर है, देखो आपसे कभी भी जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है 3D का, ठीक है। कभी भी आपसे ये वाला नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये वाला ध्यान रखना, ये 2। तो कोई भी 3D जो शेप होता है, ये 3D शेप हो सकता है कि क्यूबिक हो सकता है कि हेक्सागोनल हो, ठीक है। तो कोई भी जो होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो देखो क्यूबिक ही जनरली बनता है ना, जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला उसका लेंथ का जो लंबाई है A, मान लो उसका ब्रेथ का जो लंबाई है B, और जो उसका हाइट का लंबाई है C। मतलब हमको उसके तीनों डायमेंशन जानने, उसके तीनों एजेस जानने, लेंथ और ब्रेथ और हाइट। तो कोई भी 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, मतलब वो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा या मोनोक्लिनिक होगा या ट्राइक्लिनिक होगा, वो सारा चीज़ डिपेंड करता है इन तीनों लेंथ पर, तीनों एज के लेंथ पर, ठीक है। मान लेते कि इसको हम लोग L बोल रहे हैं, लेंथ, ये इसका ब्रेथ है, ठीक है, और ये इसका क्या है, हाइट है। आप की लेंथ, ब्रेथ और हाइट किसी को भी A B C से डिनोट कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। को अलग अलग बुक्स अलग अलग यूज़ करते हैं। हम लोग मान के चल रहे कि चलो लेंथ को A से डिनोट कर रहे हैं, ब्रेथ को B से, और लेंथ को L से, और ब्रेथ को B से, और हाइट को C से, ठीक है। तो ये मेरा मान लो लेंथ हो गया, तो इसको हम लोगों ने A लिख दिया। पिक्चर में मत देखो, जो हम बता रहे वो समझो। ये हमारा ब्रेथ हो गया, तो ब्रेथ को हमने क्या माना, B। ये हमारा हाइट हो गया, तो हाइट को हमने क्या माना है, C। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो 3 एजेस का डायमेंशन से पता चलता है कि 3D का कैरेक्टरिस्टिक क्या, गुण क्या। दूसरा, ये लेंथ हुआ ना और ये ब्रेथ हुआ, उन दोनों के बीच में एंगल। ये हाइट हुआ और ये लेंथ हुआ, उन दोनों के बीच में एंगल। ये ब्रेथ हुआ है ना आपका, ये ब्रेथ हुआ, और एक ये आपका लेंथ हुआ, उसके बीच में एंगल, 3 एंगल। फिर से समझाता हूँ, हमने लेंथ बनाया, ब्रेथ बनाया, हाइट बनाया, ठीक है। लेंथ को A से डिनोट किया, ब्रेथ को B से, और हाइट को C से डिनोट किया। लेंथ और ब्रेथ के बीच में कोई एंगल होगा, उसको मान लेते हैं अल्फ़ा। ब्रेथ और हाइट के बीच में कोई एंगल होगा, मान लेते हैं उसको एंगल बीटा। और लेंथ और हाइट के बीच में जो एंगल होगा उसको मान लेते हैं गामा, है ना। तो आपको बस यही याद रखना है कि कोई भी 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर का 2 कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहला, तीनों एज लेंथ का डायमेंशंस, मतलब ABC का वैल्यू, और दूसरा तीनों एंगल्स, 3 एंगल्स किसके किसके बीच में बनते हैं, एक बनते हैं लेंथ और ब्रेथ के बीच में, एक बनता है ब्रेथ और हाइट के बीच में, और एक बनता है हाइट और लेंथ के बीच में, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, मान लो कि अगर A बराबर B बराबर C है, मतलब लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो एंगल है ये भी एंगल, और तीनों एंगल सेम है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको प्योर क्यूब बनेगा, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि अगर A B C का वैल्यू सेम है और अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू सेम है, तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर। चलिए, अगर A B और C तीनों अलग अलग वैल्यू है, और अगर अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों अलग अलग वैल्यू, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। क्या बोलते हैं,
मोनोक्लिनिक। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D लैटिस, हमको 3D स्ट्रक्चर समझाने का ये मेन मोटिव था कि एज लेंथ और उनके बीच में एंगल से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा वो किस शेप का होगा, क्यूबिक होगा, मोनोक्लिनिक होगा, ट्राइक्लिनिक होगा, रोम्बोहेड्रल होगा। ये सारे नाम आपको नेक्स्ट 2-3 आगे स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए ये बस आप याद रखिए कि 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक उनका डायमेंशन और दोनों डायमेंशन के बीच में एंगल, ठीक है। अब देखो, हमने यूनिट सेल पढ़ा ना। यूनिट सेल क्या पढ़ा कि जो मेरा रूम था उसका जो सबसे छोटा शेप था, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है ना, एक टाइल्स, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यूनिट सेल बोल रहे थे, है ना। आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, सबसे फर्स्ट स्लाइड में जो था, हाँ, ये पूरा आपका पिक्चर है। इस पिक्चर में बस ये जो पार्ट, इसका सबसे छोटा पार्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के टाइप्स, यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड द अदर वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहते हैं वो हम लोग समझते हैं। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है। यूनिट सेल 2 प्रकार का, एक प्रिमिटिव और एक सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको समझाने के लिए चलो मैं रफ स्केच में बना देता हूँ। सपोज दैट ये क्यूब है और इसके कॉर्नर्स पे एटम्स है। 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर पर एटम है। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें जो एटम्स है या आयंस है वो सिर्फ कोनों पर है, मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, P फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। एक और क्यूब बनाते हैं हम लोग। इसमें क्या है, एटम्स जो है वो कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है, सारा कॉर्नर, और ये जो फेस है इसका सेंटर पर प्रेजेंट है, ये जो फेस है इसका सेंटर पर प्रेजेंट है, ये जो फेस है इसका सेंटर पर प्रेजेंट है ना, फेस चेहरा या एज का सेंटर पर प्रेजेंट है। मतलब मोटा मोटी आप ये समझ लो कि जब भी कोई भी एटम कॉर्नर के अलावा भी किसी दूसरे जगह पर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। और वैसा प्रकार का यूनिट सेल जिसमें एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर रहेंगे उसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। डेफिनेशन में भी वही बताया गया, व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। सिर्फ यूनिट सेल, जब भी कोई एटम जो है वो यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और जब भी कोई यूनिट सेल में एटम्स जो है कॉर्नर्स के साथ साथ या तो फेस सेंटर में प्रेजेंट रहेगा या बॉडी सेंटर में। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर फेस सेंटर किसको कहते हैं और बॉडी सेंटर किसको कहते हैं। तो चलो हम रफ स्केच में तुमको समझाते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं क्यूब कैसे बनता है। 2 स्क्वायर को जब 3D में हम लोग अरेंज कर देते हैं तो क्या बनता है, क्यूब बनता है। तो आपको ग्रीन ले लेता हूँ। आपको पता है कि ये 8 कॉर्नर्स हैं, 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गए। आपको एक फेस दिख रहा होगा, ये फेस, इस फेस का जो सेंटर है वो यहाँ आएगा। ये आपको, आप 4 दीवारी देखो अपने घर का, आपका जो घर का जो रूम है ना वो खुद एक क्यूब की तरह है। कैसे, उसमें 6 फेस होता है। बोलो कैसे, 4 दीवार होता है, एक दायां, एक बायां, एक आगे और एक पीछे, और एक ऊपर और एक नीचे। 6 हुए फेस, एक दायां एक बायां, 2 एक आगे और एक पीछे, 4 एक ऊपर और एक नीचे। 4 दीवारी और ऊपर और नीचे 6 होता है ना। तो आपको क्या पता चला कि टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। और हर एक फेस का सेंटर में अगर एटम आ गया, जैसे ये भी फेस है, इसके सेंटर में ये एटम हो गया। मान लो ये फेस ले रहे हैं, इसके सेंटर में ये आ गया, अंदर वाला फेस तो उसके सेंटर में आ गया। तो 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6। तो फेस सेंटर भी कितने होंगे, 6 फेस के सेंटर भी होंगे, ठीक है। तो अगर एटम कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर्ड यूनिट सेल। एक तो ये हुआ। दूसरा, मान लीजिए कि आपका जो यूनिट सेल है, कॉर्नर्स में तो एटम है ही सारे, कॉर्नर के अलावा एक पूरा बॉडी का सेंटर पर है। व्हाट डू मीन बाय बॉडी का सेंटर, यहाँ पर पूरा एक बॉडी का, मतलब क्यूब का एक कहीं ना कहीं सेंटर होगा, वहाँ पर है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है।
तो ये भी किस प्रकार का यूनिट सेल हो जाएगा, ये भी आपका सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है वैसा प्रकार का यूनिट सेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम हो उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। कॉर्नर्स के अलावा कहीं भी आ जाए, या तो बॉडी सेंटर के अंदर आ जाए या तो आपका फेस सेंटर के अंदर आ जाए, है ना, तो वो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। तो आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? आपको इस पिक्चर में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बताया गया। देखिए हमने देखा 8, एक पहले ये भी समझ लेते क्या क्या होता है। एक क्यूब में क्या क्या होता है, कितना फेस होता है, कितना कॉर्नर होता है, कितना बॉडी सेंटर होता है, कितना एज सेंटर होता है, सारा चीज़ बताते हैं ना। तो एक क्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होता है। सी मतलब कॉर्नर, चलो ठीक है। फेस कितना होता है? 6, तो फेस सेंटर भी 6 होगा। एक इधर 2, हाँ, एक इधर 3, एक 4 इधर, एक आगे का, एक पीछे का, तो 6 फेस सेंटर होता है। एक बॉडी का सेंटर होगा, क्या होगा? एक बॉडी का सेंटर। मैं अलग से पिक्चर बना दे रहा हूँ ताकि घोच पोच ना हो, अलग से आपको दिखे। अगर एटम क्यूब के पूरे बॉडी के सेंटर में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। मतलब कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा और पूरा बॉडी का सेंटर पे रहेगा, ठीक है। तो बॉडी का सेंटर कितना होता है? 1 होता है। तो 8C मतलब 8 कॉर्नर होता है, 6F मतलब 6 फेस होता है, और 1BC मतलब एक बॉडी का सेंटर होता है, ठीक है। अब हमको समझना है एज कितने होते हैं। एज, तो एक क्यूब में 12 एज होते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं 12 एज कैसे होते हैं। एक एज ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, ये 8 9 10 11 और एक 12, टोटल कितने होते हैं? 12 एजेज होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 12 एज है तो एज का सेंटर, ये पूरा एज है तो उसका सेंटर क्या हो गया? ये हो गया। ये पूरा एज है तो उसका सेंटर क्या हो गया? ये हो गया। ये पूरा एज है तो उसका सेंटर क्या हो गया? ये हो गया। ये पूरा एज है तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। तो 12 एज है तो 12 EC यानी एज सेंटर भी होता है। आई होप आप सब कुछ समझ गए। तो आपको क्या पता चला? एक क्यूब में 8 कॉर्नर, ठीक है, और 6 फेस और 12 एजेस और एक बॉडी का सेंटर होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों अब आप लोग ये समझिए कि ये किस प्रकार का यूनिट सेल है, प्रिमिटिव है या आपका सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो आप देखिए कॉर्नर में तो एटम है ही, उसके साथ ये एज के सेंटर पर भी है, ठीक है, उसके बाद बॉडी के सेंटर पर भी है। तो ये आपका सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ अगर कॉर्नर में रहता तो प्रिमिटिव होता, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर के अलावा एज सेंटर पर भी है, बॉडी सेंटर में भी है, फेस सेंटर में भी है, तो ये आपका सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है। जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वो खुद 4 प्रकार का होता है। हमने देखा यूनिट सेल, यूसी मतलब यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 प्रकार के, एक प्रिमिटिव और एक सेंटर्ड यूनिट सेल। P फॉर प्रिमिटिव, C फॉर सेंटर्ड। सेंटर्ड यूनिट सेल खुद 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा FC मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा EC एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, चौथा एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 4 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल और एज सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर किसको बोलेंगे? अगर एटम्स कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। ये बच्चा एक बात तुम लोग हमेशा दिमाग में अपने एम्बेड कर लो, याद कर लो, समझ लो कि सेंटर्ड यूनिट सेल जो है कॉर्नर पे तो हमेशा एटम रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी भी प्रकार का यूनिट सेल हो, कॉर्नर्स पे एटम हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अगर कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है तो उस यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर कॉर्नर पर तो है ही 8 कॉर्नर पर, एक बॉडी का सेंटर पर भी है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलेंगे? कॉर्नर्स के अलावा अगर सारे फेस सेंटर पे हो। तो देखो कॉर्नर्स पे तो एटम है ही, है ना, कॉर्नर्स पे आपका एटम है ही। अब सारा फेस में भी, ये पहला फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, तीसरा फेस हो गया, चौथा फेस, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए, तो सारे फेस सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होता है। देखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को हमको समझाने के लिए आपको एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा। ये देखो हमने मान लो एक क्यूब बना लिया, ये रहा मेरा क्यूब। अब इस क्यूब में कॉर्नर्स पे तो हमेशा एटम रहेगा, तो हमने क्या किया? 8 कॉर्नर्स पे एटम बना दिया, ठीक है। कॉर्नर, अब एंड सेंटर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एंड, नॉट एज।
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या बोलता है, कॉर्नर के अलावा कोई भी दो ऑपोजिट फेस का सेंटर में, कॉर्नर के अलावे अगर कोई भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर्ड में एटम प्रेजेंट है तो वो एंड सेंटर होगा। तो मान लेते हैं एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला फेस, ठीक है। तो ये दो ऑपोजिट फेस हुआ ना, तो ये जो प्रकार का यूनिट सेल है उसको एंड सेंटर बोल देंगे। तो कंक्लूजन क्या पता चला, एंड सेंटर्ड में 8 कॉर्नर पर रहता है और 2 फेस सेंटर पर रहता है। क्लियर है। फेस सेंटर अगर क्या होता है, फेस सेंटर में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर रहेगा ही रहेगा, 6 फेस सेंटर में होता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एज सेंटर्ड किसको बोलेंगे, एज सेंटर्ड है मतलब एज के सेंटर पर। तो देखो कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, जो आपका यूनिट सेल है वो तो कॉर्नर पर रहेगा ही रहेगा। कॉर्नर के अलावा आपको ये एज का सेंटर है ना, यहाँ पर एक एटम रहेगा, ये एक एज है, यहाँ पर 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 रहेगा, है ना। सारे एज का सेंटर पर आपको पाया जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग एज सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो प्रिमिटिव किसको कहते हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटम कहाँ पर रहता है, कॉर्नर पर रहा, वो प्रिमिटिव। कॉर्नर के अलावा कहीं भी मिल गया तो वो सारा हो जाएगा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल खुद कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर और एक एज सेंटर। फेस सेंटर क्लियर है, बॉडी सेंटर बॉडी के सेंटर पर रहेगा कॉर्नर के अलावा, और एंड सेंटर में कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट एज पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। इससे सीबीएसई और जैक बोर्ड दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड सेल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ जैक एंड सीबीएसई। देखो बता ही दे रहे हैं हम, जैक में 4 नंबर का आ रहा, एक 1 मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन। सीबीएसई में भी 4 मार्क का आ रहा, एक 1 मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन। 1 मार्क का क्वेश्चन एक एमसीक्यू आएगा। अब ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है ये 2 ही प्रकार से बनता है, या तो आपको ये एक डायरेक्टली न्यूमेरिकल दे देगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डायरेक्टली न्यूमेरिकल, या तो ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल किसका होता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने का होता है, या जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो आपको दे देगा आपको अलग अलग प्रकार का डिफेक्ट से, जो हम लोग सेकंड लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कैसे निकालते हैं हम समझा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले देखो एक बात आता है इफिशियंसी का, इफिशियंसी क्या होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, देखिए आपको इस चीज़ को समझाने के लिए फिर से रफ स्केच में ले आते हैं। कॉर्नर, फेस सेंटर, तो ध्यान देना एक कॉर्नर का इफिशियंसी 1/8 होता है। एक कॉर्नर का इफिशियंसी कितना होता है, 1/8। क्यों होता है, देखो हम लोग जानते हैं कि एक क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, और एक क्यूब के कॉर्नर, हाँ एक क्यूब में 8 कॉर्नर होता है। अब किसी भी कॉर्नर पर एक एटम को अगर तुम डाल देगा तो वो 8 से टच होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 से टच होगा, ठीक है। तो एक कॉर्नर का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर में कितने लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, और 8 लोग मिलकर एक एटम बना रहे हैं ना, तो एक एटम का एफिशिएंसी कितना हुआ, 1/8 हुआ। नेक्स्ट चीज़ है जो आपका एक फेस सेंटर का एफिशिएंसी कितना होता है। तो देखो एक फेस में 2 एटम होते हैं। कैसे 2 एटम होते हैं हम समझा रहे हैं आपको। देखो ये पिक्चर देखो, आप जब ये पिक्चर देख रहे हो उसमें आपके पास 2 एटम दे रखा है, हाँ। तो मान लो कि ये तुम्हारा जो है एक यूनिट सेल है, ठीक है। उसमें जो है आपका यहाँ पर एक फेस सेंटर में एक एटम है। तो आप सोचो ना, आप एक दीवार का बीच में एक एटम डालो तो वो एटम जो है उसका आधा भाग अंदर रहेगा और आधा भाग कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है। तो आपको पता चला एक कॉर्नर का एटम का एफिशिएंसी 1/8 होता है और एक फेस सेंटर का एफिशिएंसी 1/2 होता है। बॉडी सेंटर का एफिशिएंसी पूरा 1 होता है, क्योंकि बॉडी सेंटर किसको बोलते हैं, देखो अगर एटम कहाँ आ गया, अगर एटम बॉडी के सेंटर में ही आ गया तो वो पूरा का पूरा उसको लिया जाएगा ना, क्योंकि बॉडी सेंटर एक ही होता है, फेस सेंटर 2 होता है ना।
तो एक कॉर्नर का एफिशिएंसी 1/8, एक फेस सेंटर का एफिशिएंसी 1/2, एक बॉडी सेंटर का एफिशिएंसी पूरा 1। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज़ याद रखना है। तो अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं SCC माने सिंपल क्यूबिक। SCC इसका मतलब क्या हुआ? S का मतलब सिंपल क्यूबिक सेल है ना, यूनिट सेल। तो SCC में जो एटम्स है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। ये 8 कॉर्नर्स पे है ना। तो एटम्स जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहेगा? 8 कॉर्नर पे। बॉडी सेंटर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा? 8 कॉर्नर पर और एक बॉडी के सेंटर पर। फेस सेंटर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? 8 कॉर्नर पर और 6 फेस सेंटर पर। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका क्या होता है? जितने भी कॉर्नर होते हैं उसको हम लोग हमेशा 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉर्नर का एफिशिएंसी कितना होता है? 1/8। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ 8 कॉर्नर पर होता है, तो 8 को 1/8 से गुना करेंगे तो 1। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 1 होंगे। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ। SCC में एटम कहाँ रहता है? सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर पर। और C का वैल्यू कितना था? 1/8। 8 से 8 कट गया, इसका आंसर आ गया 1। मतलब कोई भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो उसमें कितने टोटल एटम होंगे? 1 एटम होंगे। बॉडी सेंटर पे क्या होता है? बॉडी सेंटर यूनिट सेल पे 8 कॉर्नर पर होता है और एक बॉडी सेंटर पर होता है। कॉर्नर का एफिशिएंसी कितना होता है? 1/8। तो C की जगह 1/8। बॉडी सेंटर का एफिशिएंसी 1 बताए थे, तो 1 × 1। ये कट के 1 आएगा और यहाँ पर 1 × 1 1 आएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो बॉडी सेंटर पे कितने यूनिट सेल होते हैं? 2 एटम्स होते हैं। क्लियर है? आपको ये याद रखना है। तीसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC। FCC में कहाँ कहाँ एटम होता है? 8 कॉर्नर पर रहेगा ही रहेगा, 6 फेस सेंटर पर रहेगा। कॉर्नर का एफिशिएंसी अभी हमने कितना बताया था? 1/8 बताया था। फेस सेंटर का एफिशिएंसी हमने कितना बताया था? 1/2। ये कैंसिल होके 1 आएगा, ये कैंसिल होके 3 आएगा। 1 + 3 4। तो आपको याद रखना है सिंपल क्यूबिक में टोटल 1 एटम होता है, बॉडी सेंटर में टोटल 2 एटम होता है, फेस सेंटर में टोटल 4 एटम होता है। ये आपको MCQ में पूछा जाता है। अब जो हमारा आज का टॉपिक का जो लास्ट कंटेंट है वो है ब्रेविस लेटिसेस। तो देखो ब्रेविस लेटिसेस होता क्या? ब्रेविस नाम का एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था। उसने बोला कि दुनिया में जितने भी प्रकार के क्रिस्टलिन सॉलिड है उनका सिर्फ 14 शेप ही होता है। मतलब देयर आर 14 पॉसिबल शेप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड किसको बोलते हैं? वैसा सॉलिड जिसका शेप हमेशा फिक्स होता है। यही पढ़े है ना। तो ब्रेविस ने बोला कि दुनिया में जितने भी प्रकार के क्रिस्टलिन सॉलिड है उनका अगर शेप देखा जाए तो टोटल शेप गिना जाए तो 14, मतलब 14 प्रकार या 14 आकार के ही क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं। तो ये जो 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड है, इसी को चूंकि ये लेटिस ब्रेविस ने खोजा, ब्रेविस ने डिस्कवर किया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? 14 ब्रेविस लेटिसेस। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इन बोथ CBSE एंड जैक बोर्ड कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिसेस कितने होते हैं? हाउ मेनी ब्रेविस लेटिसेस आर देयर? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख ही ले अगर जैक बोर्ड के हैं तो, कि हाउ मेनी ब्रेविस लेटिसेस आर देयर। आंसर होगा 14। आपको ऑप्शन देगा 14, 10, 8, 6 कुछ भी दे सकता। करेक्ट आंसर इज 14। 14 को 14 ब्रेविस लेटिसेस होता है। अब कैसे 14 ब्रेविस लेटिसेस होता है? चलो यही तो, इसी को ना हम लोग क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। तो इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देयर आर 14 ब्रेविस लेटिसेस। ये बात हमको लग रहा है क्लियर हो गया। अब ये 14 ब्रेविस लेटिसेस है, ये कौन कौन होते हैं? तो एक ट्राइक्लिनिक शेप का होता है, एक मोनोक्लिनिक शेप का होता है, एक ऑर्थोरोम्बिक शेप का होता है, एक टेट्रागोनल शेप का होता है, एक ट्राइगोनल शेप का होता है, क्यूबिक शेप का होता है और एक हेक्सागोनल शेप का होता है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें आपको याद क्या? देखो ट्राइक्लिनिक एक प्रकार का होता है, सिर्फ सिंपल, तो एक हो गया। मोनोक्लिनिक 2 प्रकार का होता है, सिंपल भी होता है और वॉल्यूम सेंटर मतलब बॉडी सेंटर भी होता है, तो 2 हो गया इधर, 2 1 3। ऑर्थोरेम्बिक 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल वाला भी होता है, बॉडी सेंटर वाला भी होता है, बेस सेंटर मतलब एंड सेंटर वाला भी होता है और फेस सेंटर वाला भी होता है। ठीक है। टेट्रागोनल 2 प्रकार का होता है, ट्राइगोनल 1 प्रकार का होता है, क्यूबिक 3 प्रकार का होता है और हेक्सागोनल 1 प्रकार का होता है। अब बात आता है कि सर हमको क्या ये याद करने की ज़रूरत है? इस चार्ट में हमें क्या याद करना है फॉर बोथ CBSE एंड जैक बोर्ड? आपको पहला बात ये याद रखना है, हाउ मेनी ब्रेविस लेटिसेस आर देयर? आंसर इज 14।
उसके बाद आपको ये याद रखना है 2 का कन्फिग्रेशन, एक ट्राई क्लिनिक का आपको कन्फिग्रेशन याद रखना है और एक क्यूबिक का आपको कन्फिग्रेशन याद रखना है। सर कन्फिग्रेशन मतलब वही हम लोग पढ़े थे ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D क्रिस्टल लैटिस। 2 कैरेक्टरिस्टिक होता था, एक होता था ABC का वैल्यू, मतलब तीनों एज लेंथ का क्या वैल्यू है, इक्वल है कि नहीं, और दूसरा था उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता था, 3 एंगल, अल्फ़ा बीटा गामा, है ना। तो हमको पता है क्यूबिक किसको बोलते हैं, अगर लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट हो जाए, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ को A से डिनोट करते थे, ब्रेथ को B से और हाइट को C से, ठीक है, तीनों इक्वल हो जाए और अगर तीनों के बीच में एंगल इक्वल हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो जो यूनिट सेल बनेगा उसको हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द कन्फिग्रेशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप लिखोगे A1 बराबर A2 बराबर A3 और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, या A1 2 लिखा हुआ आप अल्फ़ा बीटा गामा लिखोगे, ठीक है। वो तीनों इक्वल होता है कितना डिग्री के इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट ट्राई क्लिनिक के लिए पूछ लिया जाता है, तो ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, A1 A2 के इक्वल नहीं होता और A2 A3 के इक्वल, मतलब A1 A2 A3 तीनों में कोई भी प्रकार का समानता नहीं होता है और सेम चीज़ एंगल में भी होता है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों भी इक्वल नहीं होता है। तो ट्राई क्लिनिक का कन्फिग्रेशन है A1 दैट इज़ लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेथ एंड इज विच इज़ नॉट इक्वल टू हाइट, और अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा, ये ट्राई क्लिनिक का होता है, ठीक है। इसके बाद इसी से आपको जैक बोर्ड और CBSE दोनों में पूछा गया है। जैक में 2015 का पेपर आप उठा लीजिएगा प्रीवियस में, और CBSE दिल्ली सेट 2 2017 उसमें ये पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस या ब्रेविस लैटिस इज़ द मोस्ट डिस्टोर्टेड, सबसे ज़्यादा डिस्टोर्टेड कौन सा होता है, डिस्टोर्टेड एक वर्ड है डिस्टोर्टेड, या तो आपको डिस्टोर्टेड वर्ड लिख देगा या तो आपको लिख देगा अनसिमेट्रिकल, मतलब अनसिमेट्रिकल का मतलब, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, अनसिमेट्रिकल का मतलब बिल्कुल अलग, डिस्टोर्टेड का मतलब जिसका जो शेप होता है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है, भद्दा होता है ना, एक कुछ भी चीज़ इक्वल नहीं होता है। तो आपने अभी देखा कि ट्राई क्लिनिक का ना ही लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है और ना ही अल्फ़ा बीटा गामा। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज़ द मोस्ट डिस्टोर्टेड, तो आंसर हो जाएगा ट्राई क्लिनिक, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज़ द मोस्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब एक जैसा, तो आंसर क्या हो जाएगा क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक में ABC और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को सब समझ में आ गया है। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स जो होंगे क्लास 12 के जो जैक बोर्ड या CBSE में है, उसको आप रेफ़र करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, फॉर ज्वाइनिंग प्राइम मेंबरशिप यू मे कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट इज़ प्राइम मेंबरशिप, इसमें क्या है, 2 अलग अलग प्रकार के ग्रुप बने हुए, दैट इज़ एक जैक के लिए और एक CBSE के लिए। तो हम लोग जो फ्री लेक्चर वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वो एक लिमिटेड जाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए जाएगा। आप जब प्राइम मेंबरशिप आप जब ज्वाइन करिएगा तो उसमें क्या है, 2 चीज़ आपको, 2 थिंग्स आपको इसमें 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट मिलेंगे। एक क्या है, आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर बोथ द बोर्ड्स दैट इज़ CBSE एंड जैक बोर्ड, और आपको यहाँ पर वीकली डाउट डिस्कशन जो कि मैं लूँगा पर्सनली, डाउट डिस्कशन लूँगा, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू, अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी हो आइदर फॉर प्राइम मेंबरशिप या किसी भी कंसेप्ट को लेकर के, तो आप कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ द कॉलिंग नंबर, इसमें सिर्फ आपको कॉल करना है, ठीक है। और अगर आपको व्हाट्सएप से, तो ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप वाला नंबर है, आपको इसमें कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें व्हाट्सएप करना है। 6202 जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर ये है। दिस इज़ ओनली फॉर जैक एंड CBSE क्लास 12 जो बोर्ड देने वाले हैं 2021। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या अपलोड करेंगे, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, अभी तक जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड सारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जाएगा वो डिफेक्ट तक जाएगा, है ना। अभी के बाद वाला टॉपिक टिल टाइप्स ऑफ डिफेक्ट तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके।